Okay, so today we'll starting with adverb. If I'm not audible at any point, please let me know. Okay. So, what in Okay. your words can you okay? Can you explain in your own word what exactly is adverb? आप क्या समझते हैं adverb से? आप अपने शब्दों में बताइए मुझे कि आप adverb क्या सोचते हैं? Adverb क्या है? What part of speech it does it represents? मतलब कैसे आप क्या करता है सेंटेंस में? क्या काम होता है इसका? Ma'am, when we add some Okay, add something for what? in verb, In मैं verb, स्थान okay, कारण something that is additionally describing your verb. ठीक है, ma'am. आपके सेंटेंस में, हाँ, आपके सेंटेंस में जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई वर्ड यूज होता है, ठीक है, नॉट ओनली वर्ब, ठीक है, अगर कोई एडजेक्टिव है या कोई और एडवर्ब है सेंटेंस में या कोई फ्रेज है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे एडवर्ब कहते हैं. ओके. If you look in the examples, I hope everybody is able to see all the text. ये Yes. सारा टेक्स्ट जो भी आपको शो हो रहा है ये आपको अच्छे से दिख रहा है? There's nothing blur in that. No, ma'am. Okay. So first example is he ran fast. ठीक है, तो he ran, अगर मैं इसमें से fast हटा दूं, ठीक है, तो he ran is a sentence that makes sense, right? अगर मैं he ran वाला जो sentence है ये भी यूज करती हूँ तो ये भी एक सेंटेंस है, इसका भी एक मीनिंग है which you can use in any place you want. बट अगर इसमें मैं फास्ट लगा रही हूँ तो दैट इज डिस्क्राइबिंग एग्जैक्टली हाउ ही इज रनिंग, कैसे रन कर रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडिफाइंग वर्ड लगा दिया गया है टू टेल अस मोर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ योर सब्जेक्ट. तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब. बट जस्ट बिकॉज ये एडवर्ब जो है ये सिर्फ आपके सेंटेंस के वर्ब को ही नहीं, एडजेक्टिव्स हो चाहे दूसरे एडवर्ब हो चाहे फ्रेज हो क्लॉज हो उनको भी मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल टेक द सेकेंड सेंटेंस, these are very sweet mangoes. Sorry, there's a textual errors, some semantics errors are there, you can ignore that. ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती, this text is read only. तो यहाँ पर सेंटेंस है these are very sweet mangoes. अब यहाँ पे वेरी अगर मैं हटा देती हूँ तो इस सेंटेंस का क्या मतलब निकला? These are sweet mangoes. What is the meaning of this sentence? जो मैंगोज हैं उनके स्वीटनेस के बारे में सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, दैट मीन्स स्वीटनेस इज योर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. ओके, अब वेरी लगा देने से फर्क क्या पड़ता है इसमें? स्वीट है चाहे बहुत स्वीट है, दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं ये कहूँ कि जो आम है वो मीठे हैं और ये कहूँ कि आम है जो बहुत मीठे हैं, दोनों में क्या अंतर है? What exactly is the writer or speaker trying to convey in this sentence? क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है आपका राइटर? It is not something that is very hard to answer. अगर मैं ये कह रही हूँ कि आम मीठे हैं और ये कह रही हूँ कि आम बहुत मीठे हैं, the only difference is your enthusiasm in the statement, in stating the statement. ठीक है, आप जब इस स्टेटमेंट को बता रहे हैं किसी को या लिख रहे हैं कहीं पर, तो आपका जो एंथुसियाज्म है या आपका जो इमोशन है, जिस इमोशन से आप उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही फर्क है आपके दोनों स्टेटमेंट में. इफ यू आर सेइंग कि these are sweet mangoes and these are very sweet mangoes, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है that if you are saying that these are very sweet mangoes, that means you are conveying a pleasure that by eating it. आपको जो भी खुशी मिली उस मैंगो को कंज्यूम करने के बाद, वो खुशी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं by using an additional word that describe your adjective. ठीक है, आपका जो एडजेक्टिव है स्वीटनेस, उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करने वाला एक वर्ड है वेरी, दैट मीन्स इट इज जस्ट गिविंग यू एन इमोशनल सेंस ऑफ योर स्पीकर एंड लिसनर, कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं लिसनर को या रीडर को। वो मैसेज जिस इमोशन से आप बोल रहे हैं उसी इमोशन से रीडर के पास पहुंचे या स्पीकर के लिसनर के पास पहुंचे, दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर एडेड इन दी सेंटेंस। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस, शी स्पीक्स वेरी लाउडली। यहाँ पे क्या है, शी इज योर सब्जेक्ट, स्पीक्स इज योर वर्ब, ठीक है। लाउडली आपका क्या है, लाउडली क्या है सेंटेंस में, she speaks very loudly में loudly is what part of sentence in this statement, कौन सा part of speech है loudly? If you are not able to understand or answer the questions, you can say no, ठीक है। आप चुप मत रहिए, आप बोल सकते हैं कि मैम नहीं पता। She speaks very loudly, that means loudly वो बोल रही है, वो ज्यादा जोर से बोल रही है, तो वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है loudly आपका? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि इस सेंटेंस में लाउडली का मतलब क्या होता है? ये तो पता ही होगा, कि ये भी नहीं पता आप लोग को। डू आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ लाउडली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाउडली? अब आपको इतना भी नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या एडवर्ब पढ़ाऊंगी आपको, मुझे ये बताओ। इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग दैट मीन्स आई एम टेकिंग द आंसर एज यू डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। शी स्पीक्स वेरी लाउडली का क्या मतलब हुआ? इफ यू आर नॉट गोइंग टू आंसर देन आई एम नॉट मूविंग फर्दर। आप यहीं रह जाओगे, यहीं लटके रह जाओगे, इसका आंसर मुझे चाहिए। लाउडली नहीं पता है तो यू कैन से दैट आई डोंट नो मैम, बट जब तक आंसर नहीं आएगा मैं इस स्टेटमेंट से आगे नहीं बढ़ूंगी। इस एग्जाम्पल में लाउडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? आई वांट टू नो द आंसर। What is so tough that you can't answer the meaning or the part of speech? मुझे चलो समझ में आता है, आपको ये नहीं पता, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, but I believe you know what the meaning of loudly is. Am I audible or not? लाउडली मीनिंग जोर जोर से। Sorry, loudly मतलब? लाउड जोर से मैम। हाँ, लाउडली मतलब बहुत जोर से बोलना, ठीक है। तब वो जोर से बोल रही है तो जो वो काम कर रही है उसी को वो डिस्क्राइब कर रहा है लाउडली, राइट। जोर से बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो वो बोल रही है, दैट मीन्स द वर्क शी इज डूइंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड लाउडली। वो बोल रही है, कैसे बोल रही है? लाउडली बोल रही है। दैट इज द ओनली आंसर दैट आई वाज आस्किंग यू टिल नाउ। तो शी स्पीक्स वेरी लाउडली अगर मैं बोलूं, लाउडली जो है, यस। एनी डाउट गौरव? नो मैम, यू कंटिन्यू। मैं बोला था नेटवर्क। Acha, it's okay. You can answer in the chat box also if there's no some network issues and you can't answer. ठीक है, तो आप chat box में भी reply कर सकते हैं. If you sit quietly, that means I'm by default I understand that you're not able to answer the questions. So if you know the answer, either send me via text or answer it
विद ऑडियो, ठीक है। तो शी स्पीक्स वेरी लाउडली का मतलब ये हुआ कि वो जोर से बोल रही है। अब वो बोल रही है, ये आपका क्या है, वर्ब है। स्पीकिंग इज द वर्ब इन योर सेंटेंस। नाउ हाउ इज शी स्पीकिंग लाउडली, तो वो आपका वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो लाउडली है दैट इज डिस्क्राइबिंग योर वर्ब। स्पीकिंग जो वर्ब है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, और जब स्पीकिंग को यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं सेंटेंस में। व्हाट इज दिस, बच्चे क्या पढ़ रहे हो अभी। मैम ओके, फिर एडवर्ब नेटवर्क बोलते इसमें हैं, इसीलिए ठीक है। लेट से जा रहा है आवाज। अच्छा, it's okay, but still there are a lot of students who are not answering. Next time if I don't get the answer at least yes or no, तो वो बच्चा को मैं रिमूव कर दूंगी एंड अटेंडेंस आपका नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट, एज आई वाज टेलिंग कि लाउडली जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्ब है, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग योर वर्ब। आपका स्पीकिंग जो वर्ब है उसको ऑलरेडी वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एडवर्ब है। अब क्योंकि वो एडवर्ब है तो वेरी जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑलरेडी एक एडवर्ब जो प्रेजेंट है सेंटेंस में उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द एडवर्ब, अनदर एडवर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। No, ma'am. ओके, ही वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। अब बिसाइड हर जो फ्रेज है वो फ्रेज क्यों है, कोई मुझे समझा सकता है? इफ यू डोंट नो जस्ट से नो। बिसाइड हर, व्हाई इज इट अ फ्रेज? beside her को यहाँ पर लिखा है modifies the phrase beside her, that means beside her is a phrase in this sentence। क्यों phrase है, कोई समझा सकता है? otherwise if you don't know the answer just say no। okay, you have 20 seconds to answer. If you don't answer, I'm going to remove you from the class। Gaurav, are you answering or should I remove you? Mahi, Prashant Raj, Komal Kumari, all of मैम you beside are her regular students। Sorry, beside her क्यों phrase है? Do you know the answer or not? No, ma'am. Okay, तो beside her phrase इसीलिए है because even if it is separated from the sentence it does make some sense। ठीक है, कुछ तो आपको बता रहा है। अगर beside her का क्या मतलब है, उसके बगल में, तो अगर मैं ये बगल कहूँ में। कि उसके बगल में, हाँ, तो ये कुछ तो सेंस बता रहा है आपको। ये पूरा मीनिंगफुल नहीं हो सकता है, पूरा मतलब आपको नहीं समझ में आए भले, लेकिन एटलीस्ट कुछ बता रहा है। कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको बता रहा है कि इसके आगे पीछे कुछ सेंटेंस होगा, कौन बैठा उसके बगल में, कब बैठा, कहाँ बैठा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बट अभी के लिए यू जस्ट हैव द इंफॉर्मेशन दैट बिसाइड हर मतलब उसके बगल में कुछ हुआ है। ठीक है, तो these things, these words that are used as a phrase, मतलब जो words को combine करके you can use somewhere, और वो एक मतलब जो एक मीनिंग बता रहा है आपको। ठीक है, कोई भी एक पार्शियल मीनिंग हो चाहे वो फुल मीनिंग हो, कुछ आपको बता रहा है, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल रहेगा अगर सेंटेंस से अलग भी हो जाए। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेज। तो यहाँ पर ही वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। ठीक है, बिसाइड हर बैठा है मतलब सबसे पहले तो आपका मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस है ही वाज सिटिंग। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है, क्या कर रहा है, बिसाइड बैठा है, कहाँ बैठा है, बिसाइड हर, एंड कैसे बैठा है, क्लोज, दैट मीन्स वो उसके एकदम बगल में क्लोजली बैठा है। ठीक है, सो दिस इज डिस्क्राइबिंग द फ्रेज हेयर। क्लोज जो है वो मॉडिफाई कर रहा है आपके फ्रेज को। दैट इज हाउ एडवर्ब कैन बी
used to describe or modify your phrase in the sentence. Any doubt in this? No, ma'am. Okay, moving on to the next part. यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में ये बोला जा रहा है कि अगर आपका जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के पहले आए तो इट चेंजेस द होल मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस. मतलब क्या कि इफ यू टेक द फर्स्ट सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली द बैंक क्लोज्ड एट 2, मतलब 2 बजे आपका जो बैंक है वो बंद हो गया. इट इज यूजुअल टाइम फॉर सैटरडे. ठीक है, अब ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हटा दूं इस सेंटेंस से, तो इस सेंटेंस में क्या है, द बैंक क्लोज्ड एट 2 टुडे, मतलब आज जो है बैंक 2 बजे बंद हो गया. दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, बट आपको यहाँ पर कोई भी इफेक्ट दिख रहा है इसका? अगर मैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हटा दूं तो बैंक बंद हो रहा है 2 बजे, तो इससे क्या मतलब निकला? इससे किसी का रिलेशन नहीं पता चला आपको, बस इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट कि बैंक बंद हो रहा है 2 बजे. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्पीकर है इस सेंटेंस का, हाँ, अनफॉर्चुनेटली मतलब इट इज समथिंग दैट इज बैड. ठीक है, Obviously. तो हाँ, तो अगर मैं अनफॉर्चुनेटली लगा रही हूँ इसके आगे, इफ आई एम द वन हु इज सेइंग दिस स्टेटमेंट, दैट मीन्स मुझे कुछ लॉस हुआ इस एक्शन के होने से, यानी कि बैंक 2 बजे क्लोज होने की वजह से मेरा कुछ नुकसान हो रहा है या मुझे कुछ काम था वो काम नहीं हो पाया. दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू गिव द मैसेज टू यू. ठीक है, आप जो लिसनर्स हैं या जो रीडर्स हैं, वो स्टेटमेंट जो है ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि जो भी स्पीकर है इस स्टेटमेंट का, उससे उस जो एक्शन किया गया है उससे लॉस हो रहा है. राइट, दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली लगा. अगर प्रॉफिट होता तो क्या लगता? अगर उससे फायदा होता तो क्या लगता? Fortunately. एग्जैक्टली, फॉर्चुनेटली लगता. राइट, जैसे कि यहाँ पर नीचे वाले स्टेटमेंट में है, थर्ड स्टेटमेंट में है, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट, मतलब किसी को चोट नहीं लगी. ये फॉर्चुनेटली यानी कि ये खुशी की बात है, जो भी स्पीकर है उसके लिए ये खुशी की बात है, इसीलिए ये स्टेटमेंट के आगे फॉर्चुनेटली लगा. सो दैट इज व्हाई यहाँ पर जो मीनिंग, आपको जो एक्शन कन्वे हो रहा है उसका स्पीकर पे क्या असर है, यानी कि स्पीकर खुश है उससे, उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ या दुख है उस चीज से, वो चीज बताने के लिए आपको सेंटेंस में एडवर्ब सेंटेंस से पहले लगता है. अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें, सर्टेनली शी इज राइट. अब शी इज राइट इज अ सिंपल स्टेटमेंट. ठीक है, हो सकता है कि आप किसी अपने क्लासमेट के बारे में बात कर रहे हैं, सम गर्ल हु इज टॉपर. ठीक है, अब वो कह रही है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये फॉर्मूला जो है ये ऐसे ही लगेगा. तो अगर इफ यू आर सेइंग कि शी इज राइट, ठीक है, तो दैट मीन्स आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो सही है. ठीक है, लेकिन इसमें सर्टेनली जोड़ देने से क्या अंतर पड़ता है इस सेंटेंस का? व्हाट इज द डिफरेंस दैट इट गेट्स? सर्टेनली का मतलब पता है सबको? निश्चित रूप से. हाँ, तो अगर इसमें सर्टेनली लग जाता है स्टेटमेंट में, तो क्या फर्क पड़ रहा है स्टेटमेंट में? क्या मीनिंग बदल जा रहा है दोनों स्टेटमेंट में? शी इज राइट एंड सर्टेनली शी इज राइट, दोनों स्टेटमेंट में क्या अंतर पता चल रहा है आपको? Certainly मतलब निश्चित रूप से ही वो सही है. हाँ, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि सर्टेनली शी इज राइट, दैट मीन्स आई एम एटलीस्ट 95% और 99% श्योर कि वो जो भी कह रही है Sure. वो सही कह रही है. ठीक है, सही. सो दैट मीन्स, हाँ, तो ये जो इमोशंस हैं जो आप कन्वे करते हैं, योर ट्रस्ट और समथिंग दैट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, आप खुश हैं या आप दुखी हैं, आपको प्रॉफिट है, आपको लॉस है, आपको उदासी है, या जो भी आप इमोशंस कन्वे कर रहे हैं, दैट कैन बी कन्वेड थ्रू वन वर्ड, दैट इज द एडवर्ब इन द पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, और उससे क्या होता है, उससे आपके पूरे स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो बदल जाएगा. एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, ma'am. ओके, सो इसमें नोट करके एक चीज लिखी है, इसमें लिखा ये है नोट में कि अगर आपके जो एडवर्ब्स हैं, ठीक है, उनके लास्ट में ly लगता है, ठीक है, इट इज मोस्ट ऑफन, जैसे यहाँ पर लाउडली है. ठीक है, लाउडली इज एन एडवर्ब और इसके पीछे ly लगा है, लाउड इज द वर्ड.
ly लगा है loudly, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी ly से एंड होने वाले वर्ड्स हैं वो सारे एडवर्ब रहे, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ly नहीं लगे हैं तो वो एडवर्ब नहीं है। जैसे यहाँ वेरी हो गया, ठीक है, फास्ट हो गया, इसके पीछे ly नहीं लगा है, सर्टेनली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली के पीछे ly लगा है। तो इट इज नॉट अ सर्टेन थिंग कि ly लगा है तो आपका एडवर्ब है, नहीं लगा तो एडवर्ब नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो भी एडवर्ब में यूज होते हैं वो उनके पीछे ly लगता है, ठीक है। जैसे यू कैन सी द एग्जांपल्स, जो वर्ड्स हैं फ्रेंडली हो गया, लवली हो गया, लोनली हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हैं, बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन इन द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में ये यूज होंगे, दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन इन द सेंटेंस, दैट इज व्हाई यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज होंगे वो। अगर वो उस प्लेस में एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब का काम करे उस सेंटेंस में, देन ओनली यू कैन से कि वो एडवर्ब है। एडवर्ब का काम क्या होगा? एडवर्ब का काम क्या होगा? एडवर्ब का काम क्या होगा? अगर मैं फ्रेंडली वर्ड लूं, ठीक है, और मैं इससे एक सेंटेंस बनाऊं जहां पर ये एडवर्ब एडजेक्टिव का काम करे, और दूसरी जगह मैं ये सेंटेंस बना रही हूँ जहां पर ये एडवर्ब का काम करे, कैन यू मेक द सेंटेंस? दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई वांट अ स्टेटमेंट जहां पर आप फ्रेंडली को यूज करके एक जगह वो एडवर्ब का काम करेगा, एज एन एडवर्ब एक्ट करेगा उस सेंटेंस में, और दूसरी जगह वो एडजेक्टिव का काम करेगा। दिस इज योर होमवर्क, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज क्या है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि एडवर्ब क्लॉज है तो एडवर्ब भी होना चाहिए, यानी कि आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, जो काम आपका सब्जेक्ट कर रहा है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, और उस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट, उस काम को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी कि एडवर्ब भी है, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया क्लॉज में? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। उन क्लॉजेस को क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इफ यू लुक इन द एग्जांपल, व्हेन दिस क्लास इज ओवर वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब व्हेन दिस क्लास इज ओवर जो है, ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या एडवर्ब है, क्या वर्ब है? कैन यू डिफरेंशिएट? इस सेंटेंस में क्या आप इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब अलग कर सकते हैं? When this class is over, we are going to the market, ठीक है। अब because it is the underlined word, यहाँ पर लिखा है कि आपका एडवर्ब क्लॉज में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और एडवर्ब होना चाहिए। That means first thing you have to do is find the subject. What is the subject in this phrase? Sorry, clause. इस clause में आपका subject क्या है? नहीं पता है, you can say no, ठीक है। ऐसे चुपचाप बांटने से नहीं होता है, ऐसे जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग इन योर माइंड आपको आंसर नहीं मिलेगा। इफ यू नो देन से यस, इफ यू डोंट नो जस्ट से नो, ठीक है। तो डू यू कैन यू डिफरेंशिएट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब इन दिस क्लॉज? ये नहीं करोगे देन आई विल बी सेंडिंग दिस फाइल टू यू, एंड देन उसके बाद आई विल बी टेकिंग द क्लासेस फॉर ओनली क्वेश्चंस। कुछ नहीं समझ में आएगा देन आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग इट।
क्योंकि आप एक्सप्लेन करते हैं तो भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज नहीं आ रहा है समझ में, तभी आप नहीं बोल रहे हो। पता है या नहीं? कैन यू डिफरेंशिएट द सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब और नॉट? सिर्फ सिंपल आंसर है, इधर यू नो द आंसर और नॉट। तो नहीं पता है No, तो ma'am. जस्ट से दैट यू डोंट नो, नहीं पता है। ओके, तो इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है ये जो क्लॉज है, व्हेन दिस क्लास इज ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है आपको। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट आपका क्लास है। ठीक है, सब्जेक्ट इस फ्रेज में, सॉरी इस क्लॉज में। ठीक है, forget this part, we are going to the market, forget that part, just take this clause, when this class is over। यहाँ पर आपको किसके बारे में बात की जा रही है? क्लास के बारे में बात की जा रही है। तो क्लास इज योर सब्जेक्ट। क्या बात की जा रही है? क्लास जब खत्म होगी तो क्या काम हो रहा है यहाँ पर? ओवर, खत्म होना, काम हो रहा है आपका। सो दैट इज दी वर्ब। अब वर्ब के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है या मॉडिफाई क्या कर रहा है, कौन सा वर्ड कर रहा है? This class is your noun, sorry subject, and over is your verb। ठीक है, अब when this class is over, इसमें over जो है आपका verb है, तो इसको modify कर रहा है या describe करने वाला कोई word आपको पता चल रहा है? Yes or no? Just say simple yes or no. Can you tell the adverb or not? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्लास खत्म होने की बात हो रही है। ठीक है, खत्म होना आपका वर्ब है, कब खत्म होगा वो पूछा जा रहा है या कंडीशन लगाया जा रहा है कि व्हेन दिस क्लास इज ओवर वी आर गोइंग टू द मार्केट। दैट मींस जो कंडीशन है यानी जो मॉडिफाइंग है आपका वर्ब का, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि क्लास कब खत्म होगी तब हम मार्केट जाएंगे, जब भी खत्म होगी हम मार्केट जाएंगे। तो दैट मीन्स कि यू आर सेइंग व्हाट, कि क्लास जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, कि उसके बारे में बात की जा रही है। अब खत्म होना आपका वर्ब हो गया। ठीक है, खत्म होना वर्ब हो गया, तो कब खत्म हो रहा है ये कंडीशन लगाया गया है कि जब भी खत्म होगी तब हम मार्केट जाएंगे। तो जब जो है आपका वो आपका क्या हो जाएगा? व्हेन जो है दैट इज योर एडवर्ब इन दिस क्लॉज। अभी समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? when the verb are not containing a subject and verb acts as an adverb, यानी कि उस जो क्लॉज, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहां पर सब्जेक्ट नहीं रहे, सिर्फ वर्ब को आपने मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करने यानी वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड एडवर्ब ही रहे फ्रेज में। और फ्रेज क्या होगा? दैट मीन्स इट इज containing some meaning in that group of word। उस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई एक मीनिंग रहेगा तब आपका फ्रेज बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज और prepositional phrase। prepositional phrase इसीलिए कहा जाता है because most of the time you are using prepositions with your adverbs, क्योंकि फ्रेज बनाने के लिए कुछ तो मीनिंग डालना पड़ेगा। अब कुछ मीनिंग डालने के लिए आप उसका क्या यूज करते हो? एडवर्ब के साथ prepositions यूज करते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, she went to the market। अब to the market जो है आपका that is your phrase। to the market मतलब क्या हुआ कि वो she went to the market, वो मार्केट जा रही है। तो अगर she went हटा दिया जाए सेंटेंस में, मार्केट जाना, ठीक है, ये आपका to the market, that is the meaning of your phrase to the market। अब to the market में क्या है? मार्केट आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, that is describing your verb। she went जो है, she is your subject and went is your verb। तो वो जो डिस्क्राइब कर रहा है went को, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, यानी कि ये आपका मॉडिफाइंग वर्ड है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एडवर्ब। अब एडवर्ब है तो इसके साथ क्या लगा है? प्रपोजिशन लगा है, टू लगा है। तो प्रपोजिशन के साथ है, दैट इज व्हाई इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। और यस, प्रेपोजिशन किसे क्या हुआ बच्चे? प्रपोजिशन में क्या प्रॉब्लम होगी आपको? Prepositions are when you are telling the place of your noun। ठीक है, आप जब लोकेशन बता रहे हैं, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क, ठीक है,
और वी आर गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, वी वेंट टू द मार्केट, ठीक है, शी वेंट टू द मार्केट, जहां पर आप अपना नाउन का लोकेशन जिस वर्ड के जरिए बता रहे हैं, जिस वर्ड के जरिए आपको पता चल रहा है कि आपका नाउन कहाँ है, दैट इज द प्रपोजिशन, ठीक है। शी हिड अंडर द टेबल, कहाँ छुपी, टेबल के नीचे, ओके। तो प्रपोजिशन आपका वो है जो आपका नाउन का लोकेशन बताता है, ठीक है, वेयर इज योर नाउन लोकेटेड। तो वो चीज जब पता चल गई, तो प्रपोजिशन के साथ आपका जब एडवर्ब यूज होगा, एडवर्ब यानी कि जो आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तब ये या एडवर्बियल, ये जो फ्रेज रहेगा ये एडवर्बियल फ्रेज या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। एनी डाउट इन दिस? You can take a look with other examples, ठीक है। He works on holidays, ठीक है, on holidays मतलब छुट्टियों में, ठीक है। It doesn't contains much information but it contains some meaning. So that is why on holiday, holidays में क्या करता है, वो काम करता है, छुट्टियों में ही काम करता है। That means work is modified by कब वर्क करता है, ठीक है, वो वर्क कब करता है बता रहा है, इसका मतलब कि मॉडिफाई कर रहा है इसको कुछ। तो holidays is your adverb, on is your preposition. They lived in USA during the war. They lived in USA is a statement, is one part of the statement. Second part is during the war, ठीक है। तो वो USA में रहते थे, living is your verb, कब रहते थे, during the war, ठीक है, during the war, कब रहते थे, war के दौरान रहते थे। तो the war और the war, सॉरी, war जो है वो आपका adverb हो जाएगा, because it is describing when they have lived in USA, ठीक है, वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को कब रहे थे बता रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग जो है वो, हाँ, वॉर के दौरान रहे थे, तो ड्यूरिंग इज योर प्रपोजिशन इन दिस स्टेटमेंट, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि एक इन्फिनिटिव फ्रेजेस जो होते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेजेस जो होते हैं, दैट आल्सो एक्ट्स एज एडवर्ब। एडवर्ब्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या जो भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेज को, क्लॉज को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव फ्रेजेस जो होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में द फ्रेजेस दैट आर कॉल्ड इन्फिनिटिव, वो भी आपका एडवर्ब का काम करती है, यानी कि वो आपके वर्ब को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। शी हरीड टू द रेलवे स्टेशन टू सी हर मदर। नाउ टू सी हर मदर is your infinitive phrase. To see her mother जो है वो आपका infinitive phrase है, जो क्या describe कर रहा है? What is the verb in this statement? What is the verb in this statement? She hurried to the railway, यानी कि वो भाग के अपने मम्मी से मिलने के लिए स्टेशन गई, ठीक है। तो what is the verb in this statement? ये जो यस, हरीड मतलब वो भाग के गई, ठीक है। अब वो हरीडली जा रही है, तो वो आपका वर्क हो गया। क्यों जा रही है हरीडली? बिकॉज सो दैट शी कैन सी हर मदर। हाँ हाँ, अपने मम्मी से मिलने के लिए वो जल्दी जल्दी जा रही है। सो ये जो फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, टू सी हर मदर, इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क। जो काम हो रहा है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए एडवर्ब का काम कर रहा है। अनदर एग्जांपल देख लीजिए। यस, प्रीपोजिशन टू मैम, प्रीपोजिशन नहीं बच्चे, ये नहीं, प्रपोजिशन वाला ये नहीं है। एडवर्बियल फ्रेज को प्रपोजिशन कहते हैं, ये फ्रेज नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। ये जो फ्रेज है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, जो कि एक्ट कर रहा है, यानी कि सेंटेंस में काम कर रहा है एडवर्ब का, ठीक है। यहाँ पर जैसे लाउडली, सॉरी, यहाँ पर वेरी लाउडली फास्ट जो काम कर रहा है, इन्फिनिटिव अनफॉर्चुनेटली जो काम कर रहा है, वो काम ये फ्रेज कर रहा है, जिसको आप इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। तो इन्फिनिटिव फ्रेज में भी प्रपोजिशन रहता है, बट देयर आर अदर रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड। ये फ्रेजेस में आपको मैं बता दूंगी। जब इन्फिनिटिव फ्रेज रहेगा तो वो भी कभी कभार आपका एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब फ्रेजेस का नहीं, एडवर्ब का काम करता है। दैट इज बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग योर वर्ब।
राम रैन टू कैच द ट्रेन, ठीक है। अब राम रैन जो है, राम आपका सब्जेक्ट हुआ